हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। मैं देव आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी फोकस में अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके आगामी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, इन पॉइंट्स को आप नोट ज़रूर कर लें, जिससे आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आपकी 2022-23 को जारी हुई, ये बजट से एक दिन पहले जारी की जाती है, जो आपकी 31 जनवरी 2022 को जारी की गई है। ये जारी कौन करता है? वित्त मंत्री। और वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट निर्मला सीतारमण द्वारा जारी की गई है। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है क्या? तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था का सालाना रिपोर्ट कार्ड है। यानी देश में अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, उन सभी का विवरण बना के तैयार की गई रिपोर्ट ही हमारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे कि मैंने आपको बताए हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ, तो 9 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5% की दर से बढ़ने की संभावना जताई है। कितनी दर? 8 से 8% की दर से बढ़ने की संभावना जताई है। कब? 2022-23 में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, पॉइंट को ध्यान रखना। वर्तमान समय में जो 2021-22 में जीडीपी विकास दर यानी सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। तो अब आप कहेंगे कि 2021-22 में जब 9.2 है तो 22-23 में बढ़ी क्यों नहीं? क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है, तो इसलिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था की दर है उसका अनुमान 8 से 8.5% ही बताया गया है, क्योंकि वायरस की वजह से हो सकता है कि दर कम बढ़े, इसलिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट याद रखना है कि 2021-22 में विकास दर कितनी? 9.2 यानी 9.2% अनुमान लगाया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी लक्ष्य रखा गया। भारत में 2025 तक अपनी जीडीपी को 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया। अब 5 ट्रिलियन क्या होता है? ट्रिलियन यानी 10 की पावर 12। 10 की पावर 12 में 5 का मल्टीप्लाई कर लो तो 5 ट्रिलियन हो जाता है। 5 ट्रिलियन डॉलर कब तक लक्ष्य रखा है? 2025 तक। ये लक्ष्य पाने के लिए अभी भारत को 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है। और ये लक्ष्य कब पा पाएंगे? जब भारत में उद्योग लगेंगे, लोग बेरोजगारी से हटेंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी उद्योग से, तभी हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर हो पाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि इसका लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। और कितना है? 5 ट्रिलियन डॉलर रखने का। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, 2021-22 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में 3.9% की वृद्धि जताई गई है। अब 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी सेक्टर में हमारे कृषि आते हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र आते हैं। द्वितीयक सेक्टर में हमारे उद्योग आते हैं, जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं। तृतीय क्षेत्र में हमारे क्या है? सेवा आती है, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये सेवा हमारे तृतीय क्षेत्र में है। पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन कि कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है, जहाँ से कच्चा माल निकाला जाता है। द्वितीयक सेक्टर यानी उद्योग, जैसे मान के चलो आलू खेत में उगाई गई, कृषि की गई, वो हमारा प्रथम सेक्टर है। अब आलू को हमने फैक्ट्री ले गए, फैक्ट्री हमारी क्या है? द्वितीयक क्षेत्र है। और फैक्ट्री से चिप्स बना के हमने उन्हें मार्केट में बेचा, तो मार्केट में बेचना, सेवा करना यानी
प्रचार वगैरह करके चिप्स को बेचना हमारे क्या है, सेवा का क्षेत्र है। तो जहाँ से आलू निकला वो कृषि क्षेत्र हमारा प्राथमिक है, और उद्योग में गया वहाँ पे चिप्स बनी वो हमारा द्वितीयक है, और जो तृतीयक है क्षेत्र है जहाँ मार्केट में सप्लाई की गई, बेची गई चिप्स, वो हमारा सेवा का क्षेत्र है। तो सेवा के क्षेत्र में ही जीडीपी का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, कृषि में कम होता है, क्योंकि एक व्यक्ति के परिवार में अगर बेरोजगार हैं तो कृषि में सभी लोग कृषि पे ही डिपेंड हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कम है। तो उद्योग के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि उद्योग के क्षेत्र में 11.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, और कृषि के क्षेत्र में 3.9% वृद्धि का अनुमान लगाया गया, और सेवा के क्षेत्र में 8.2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। 7वां पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लें, क्योंकि ये सीधा का सीधा ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा। अब ये राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा का मतलब उधारी की कितनी उधारी है। उधारी हमारा क्या है, जीडीपी का 6.8% अनुमान लगाया गया है, यानी राजकोषीय घाटा का अनुमान जीडीपी का, जो पूरी जीडीपी का है उसका 6.8% अनुमान लगाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सीपीआई यानी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन का जो पॉइंट होता है वो 2 से 6 के बीच में रहनी चाहिए दर। इन्फ्लेशन की जो दर है वो 2 से 6 के बीच में होनी चाहिए, और इसके 2 सूचकांक होते हैं, एक होता है सीपीआई और एक होता है डब्ल्यूपीआई। अब इस पॉइंट में यही कहा गया है कि सीपीआई यानी संयुक्त मुद्रास्फीति 2021-22 अप्रैल दिसंबर में सुधर कर 5.2% हुई, जबकि 2020-21 में कितनी थी, 6.6% थी। यानी 2020-21 में 6.6% थी, और 2021-22 में कितनी सुधर कर 5.2% हो गई है। अब सीपीआई को हम उपभोक्ता भी कह सकते हो, उपभोक्ता, और डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल। अब डब्ल्यूपीआई का पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है डब्ल्यूपीआई यानी थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 2021-22 अप्रैल से दिसंबर के दौरान 12.5% बढ़ी है। डब्ल्यूपीआई हमारी बढ़ी है 12.5%, और सीपीआई हमारा कितना है 5.2%। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहीं पर आज का सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। साथियों अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।